लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन बाय कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस वो वीडियो कवर की थी, उसे भी आप देख लें। आज हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो आपके पास में एक ये स्फेरिकल सरफेस है जो कि कॉन्वेक्स शेप का है। ये फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम जिनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2 है, उसे सेपरेट कर रहा है। इस सरफेस का नाम है SPS-, यानी कि SPS- के लेफ़्ट साइड में एक अलग मीडियम है और राइट साइड में अलग मीडियम है। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ़्ट साइड में रेयरर मीडियम हो, राइट साइड में डेंसर हो, या लेफ़्ट में डेंसर हो, राइट में रेयरर हो। दोनों ही तरीके से सेम ही फॉर्मूला डेरिव होके आता है। तो इसलिए एग्ज़ाम में आप चाहें तो इधर रेयरर लेके इधर डेंसर तब प्रूव कर दें फॉर्मूला, चाहे इधर डेंसर और इधर रेयरर कर दें। तो हमारे इस फॉर्मूले में लेफ़्ट साइड का जो मीडियम है वो एक रेयरर मीडियम है और राइट साइड का जो मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लिया वाटर है और इधर ग्लास है, तो वाटर एंड ग्लास को सेपरेट कर रहा है SPS-। अगर कॉनकेव सरफेस के लिए हम करते हैं तब भी यही फॉर्मूला डेरिव होके आता है जो हम यहाँ पे डेरिव करेंगे, यानी कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी डेरिव होता है और कॉनकेव के लिए भी डेरिव होता है। तो इसलिए अगर सिर्फ स्फेरिकल सरफेस आता है तो आप कोई भी फॉर्मूला डेरिव कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्वेक्स आएगा तो सिर्फ आपको कॉन्वेक्स ही करना पड़ेगा। तो मान लिया P पॉइंट से पास होते हुए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा पोल से पास होती है और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये पास हो रही है। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से रेज चल रही हैं। आपको पता है कि जो रेज चलती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन हम अपने रेफरेंस के लिए एक रे ले रहे हैं। लेट ये एक इंसिडेंट रे है जो OA है। OA इज इंसिडेंट रे, A पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है इस सरफेस के ऊपर। अब हम यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे। आपको पता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रेज जाएंगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो नॉर्मल कैसे खींच सकते हैं आप? अगर कोई भी आपके पास में स्फीयर है तो उसकी जो रेडियस होती है वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि इस सरफेस की हमें रेडियस चाहिए। अगर हम इस सरफेस को पूरा स्फीयर बना लें तो उसका सेंटर कहाँ होगा? लेट ये पॉइंट आपका सेंटर होगा। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से पास होती हुई ए को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी वही क्या हो जाएगी? यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि I। अब रे क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ यानी नीचे की तरफ बैंड कर जाएगी। तो नीचे की तरफ जब ये बैंड करेगी रे तो यहाँ पर ये यहाँ जाके मिलेगी लेट। तो ये पॉइंट हो गया इमेज। जिस पॉइंट पे ये मिलेगी तो वहाँ इमेज बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रे तो यहाँ से O से A की तरफ गई, A से I की तरफ गई, और एक रे जो बिल्कुल अगर प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी तो वो हमेशा I पे ही मिलेगी। मतलब दोनों रेज एक दूसरे को I पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर हमेशा इमेज बनेगी। भाई एक रे तो आपकी ये चली गई और दूसरी रे O से P की तरफ जाते हुए सीधी निकल गई और दोनों रेज I पे मिली, तो यहाँ पर क्या बन गई? इमेज बन गई। और ये एक रियल इमेज है। O से P तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी U हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स R। और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस होती है V, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमेशा हम ऐसे ही लेते हैं, U, V एंड R। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस स्फीयर को पूरा कर लें तो उसकी रेडियस कितनी होगी? वो है आपकी R। और पोल से राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं और पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ की डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। आगे हम इसे यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन को। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है इस ब्लैक वाले नॉर्मल के साथ में वो हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंगल R। R छोटा है, I बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब यहाँ पर कुछ और एंगल्स हमें लेट करने पड़ेंगे। जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है? अल्फा।
जो आपका नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है, लेट गामा, और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल बना रही है यहाँ पर बीटा। अल्फा, बीटा एंड गामा ये एंगल्स हैं। ओ, आई एंड सी से जाने वाली जो लाइंस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है। अब आप ये देखिए कि हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। लेट ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम इसका यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप यहां देखिए कि सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल का लॉ जो है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, यानी कि फर्स्ट की रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2, 1 से 2 की तरफ जा रही है रेज, इसी को हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 2 सेकंड मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसके रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2 कैन बी रिटन एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1, जहां म्यू 2 एंड म्यू 1 दोनों ही एयर की रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं इन दोनों मीडियम के, सेकंड मीडियम का एंड फर्स्ट मीडियम का, म्यू 2 एंड म्यू 1। तो स्मॉल एंगल के लिए, छोटे एंगल के लिए, मान लीजिए जो आई और आर है ये बहुत ही छोटे एंगल हैं, 5 to 10 डिग्री की कैटेगरी के हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल जो साइन आई होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल टू मान सकते हैं आई के, एंड साइन आर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं आर के। साइन थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है छोटे एंगल जब होते हैं, साइन जीरो जैसे जीरो होता है। और अगर हम रेडियन में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा साइन आई के इक्वल होता है, डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई, जब हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ आई आ जाएगा ऊपर, नीचे आर आ जाएगा, म्यू 1 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास में क्या आ जाएगा, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। तो हमारे पास में आ गया म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। अब हम आई एंड आर की वैल्यूज निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो आप ये देखिए ट्रायंगल ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी, अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से आपको बना के दिखा रहा हूं फिगर। ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए, दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट सी। हम बीच में एम वाली लाइन नहीं दिखा रहे, चाहे तो आप ये दिखा लो, ये यहाँ पर एम है लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो ए ओ सी में ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल गामा और ये बाहर वाला एंगल क्या है आपका आई। आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब ट्रायंगल से बाहर की तरफ का एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, हमेशा ये थ्योरम होती है, 10th क्लास में आपने सीखी होगी। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम आर की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम ट्रायंगल का यूज करेंगे आई ए सी। तो इन ट्रायंगल आई ए सी, कैपिटल आई ए सी किस तरीके का है मैं दोबारा से आपको बना के दिखा दूं। यहां पर ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, ये पॉइंट आई, ये ए और ये सी, ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल गामा, ये अंदर वाला बीटा और ये आर। तो दोनों एक जैसे हैं, यहाँ सेपरेट करके मैंने आपको फिगर ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप ये देखिए गामा यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल से बाहर की तरफ है। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी इसके और इसके सम के इक्वल होगा। यानी गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर या आर प्लस बीटा। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम 2 and 3 से वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1
वी गेट μ1 आई की वैल्यू हमने पुट कर दी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। हम गामा वाले जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ लेके जाएंगे और दूसरे वालों को एक तरफ लेके आएंगे। पहले हम इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। बीटा वालों को इधर ले आओ तो ये बीटा वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा μ2 बीटा, और ये है ही आपका प्लस μ1 अल्फा इज इक्वल टू गामा वाले एक तरफ आ जाएंगे, कॉमन आ जाएगा गामा, तो μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से और यहाँ पे पुट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे आप देखिए, अगर हम देखें ट्रायंगल OMA, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OMA अगर हम देखें अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 10 अल्फा ले सकते हैं। यहाँ पर सारे एंगल्स छोटे लिए गए हैं, तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है, टेन थीटा भी थीटा होता है, लेकिन कोस थीटा थीटा नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं 10 अल्फा के, लगभग इक्वल है। और 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया AM, और अपॉन बेस क्या हो गया OM। अब आप ये देखिए कि M और P ये एक दूसरे के बहुत ही पास में है। डिस्टेंसेस सारी की सारी जो U, V एंड R है वो P से मेजर है, लेकिन M एंड P बहुत ही पास में है। अगर इस सरफेस की अपर्चर यानी कि इसकी चौड़ाई अगर छोटी है तो M और P एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, लगभग बराबर होंगे। इसलिए हम OM की जगह हम अप्रोक्सीमेटली OP लिख सकते हैं। तो AM अपॉन OP या PO, हम M को हटा के M को P पे ही मान रहे हैं। तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से इन ट्रायंगल AMI, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। AMI इसमें अगर हम देखें तो बीटा बहुत छोटा सा एंगल है, भले ही फिगर में हमें बड़ा दिखाई दे रहा है ये बीटा, क्योंकि हमें आपको समझाना है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत छोटे एंगल्स होंगे। इन डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में ये जो है बहुत ही पास में होगी ये हाइट, तो इसलिए ये बीटा बहुत छोटा एंगल होगा। तो बीटा को हम क्या मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा मान सकते हैं। और 10 बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AM और अपॉन बेस यानी कि MI, और MI को हम PI लिख सकते हैं क्योंकि M और P एक दूसरे के लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा AM अपॉन PI। इसी तरीके से इन, तो अब हम देखेंगे गामा निकालना है हमें। तो इन ट्रायंगल AMC गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AM अपॉन MC, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा AM अपॉन PC। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, μ2 बीटा, बीटा की जगह हमने क्या रखा AM अपॉन PI प्लस μ1, अल्फा की जगह हमने रखा AM अपॉन OP इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और गामा की जगह हमने रखा AM अपॉन PC। तो AM सब जगह से आमने सामने कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम PI, OP एंड PC की वैल्यू रखेंगे। तो आप देखो P से लेकर I तक की डिस्टेंस या P से लेकर C तक की डिस्टेंस P से राइट साइड में है, इसलिए पॉजिटिव होंगी। तो V एंड R आर पॉजिटिव एंड U इज नेगेटिव बिकॉज वो P से लेफ्ट साइड में है। तो ये हमारे पास में जाएगा μ2 अपॉन V प्लस μ1 OP, O से P से लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव आएगा, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1
अपॉन पी सी, पी से सी तक की डिस्टेंस r, ये हमने यहाँ पुट कर दिया है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास में हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला डेरिव हुआ है जैसे कि आपका एक कॉनकेव सरफेस के लिए हुआ था हमारी पिछली डेरिवेशन में। आप चाहें तो दोनों साइड्स में μ1 से डिवाइड कर लें, तो डिवाइडिंग बाय μ1 बोथ साइड्स, अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे μ1 से तो μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में यहाँ μ1 अपॉन μ1 1 हो जाएगा, यहाँ μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा और यहाँ μ1 अपॉन μ1 1 हो जाएगा। तो μ2 अपॉन μ1 जो होता है उसे हम क्या पुट कर सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू होता है 1 μ2 फर्स्ट की रेस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिंपली से म्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो तब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 यानी कि म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसे यूज़ करें चाहे ऊपर वाले को यूज़ करें, दोनों ही फॉर्मूलाज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सेम है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।